कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए हम लोग फिर आज के लिए पढ़ाई क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और ये चौथी कक्षा है आप लोगों की। पिछले 2 कक्षाओं में पहली तो कक्षा हुई थी जिसमें मैंने सीटेट का आप लोगों को पैटर्न बतलाया था। दूसरी और तीसरी कक्षा में मैंने सीटीईटी के लिए जो कुछ खास शब्दावली है उसके बारे में क्या क्या था बताया था। और आज उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि कम से कम आप लोगों को 125 से 150, 125 से 150 शब्दों का जो एक्सप्लानेशन है, उनके जो अर्थ हैं, उनके जो पर्यायवाची हैं, वो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, बताऊँगा। तो वह जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बाद ही जब मैं आप लोगों का सिलेबस जो है स्टार्ट करूँगा तो सिलेबस की सारी बातें जो है वो आपको समझ में आ पाएगी। ठीक है। और हाँ, एक बात और कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो जुड़ तो गए हैं ना ग्रुप में, बैच में, लेकिन वह थोड़ा एक्टिव कम रह रहे हैं। तो मैं किसी का यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं सबको यही कहूँगा कि आप लोग जो है पूर्णतः जो है वह एक्टिव रहे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है यहाँ पर कुल मिलाकर अवधान, अनुबंधन, परा, अपरा, आगमन, निगमन, अंतर्दृष्टि, अन्वेषण, वर्णन, व्याख्या, उल्लेख, आयाम, यहाँ थोड़ा आप लोगों को धब्बा दिख रहा होगा, ये आयाम यहाँ लिखा हुआ है, अभिप्रेरणा, संवेग, यानी ये 3, 3, 6, 1, 7, 3, 10, 3, 13, 1, 14, कुल 14 शब्दों का जो है मैं यहाँ पर को एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग एक एक करके सबको ध्यान से समझिए। अपने नोटबुक में कुछ लिख सकते हैं तो वो भी आप लिखते जाइए। सबसे पहला शब्द मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अवधान को। किसको? अवधान। ठीक है। क्या इस शब्द से आप परिचित हैं? हो सकता है आप परिचित होंगे। ठीक है। अवधान का मतलब जो है वह होता है अटेंशन। अवधान का मतलब क्या होता है? अटेंशन। अटेंशन प्लीज, सावधान हो जाइए, यानी अपने ध्यान को क्या कर लीजिए, केंद्रित कर लीजिए। तो अवधान का मतलब क्या है? ध्यान को केंद्रित करना, या ध्यान का जो संकेंद्रण है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवधान कहते हैं। अंग्रेजी में इसका वर्ड जो है अटेंशन होता है। इसको हम लोग मनोयोग के रूप में भी याद रख सकते हैं, सावधान के रूप में भी क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, या ध्यानस्थ के रूप में भी हम लोग याद इसको रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपको अवधान। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि यही आपको शब्दों का हेर फेर जो है ना, वही सीटीईटी में सबसे अधिक क्या करती है, परेशान करती है। इसलिए आप लोग इसको अभी बेसिकली जो है अच्छी तरह दिमाग में बैठाते चलिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द यहाँ पर है अनुबंधन। अनुबंधन अंग्रेजी इसका होता है कॉन्ट्रैक्ट। जब अंग्रेजी लिख दिया तो आप लोग शायद थोड़ा समझ गए होंगे। वैसे भी बीएड में आप लोग पढ़े होंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत न। तो ये अनुबंधन क्या है? देखिए, अनुबंधन जो है सीखने की प्रक्रिया का एक साधन है। अनुबंधन मीन्स अनु माने पीछे, अब बंधन माने बंधन, तो बंधन के पीछे बंध जाना ही क्या है, अनुबंधन है। अंग्रेजी में इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो मतलब समझौता। ठीक है। तो अनुबंधन का अर्थ हो गया बंध जाना,
या समझौता। ठीक है, तो अनुबंधन क्या है? तो बंध जाना, किसी नियम में अपने को बांध लेना ही क्या है? अनुबंधन है। और अनुबंधन के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया जो है वह संपन्न होती है। ठीक है, अभी मैं चूंकि केवल शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा विस्तार मैं जब ये टॉपिक पढ़ाने लगूंगा अनुबंधन न, तो उसमें मैं इसका विस्तार पूर्वक जो है और भी जो पक्ष हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। अब इसके बाद दो शब्द है यहाँ पर, परा और अपरा। ठीक है, यदि आप में से कोई दर्शन शास्त्र पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का जो रिलेशन है वह साइकोलॉजी और फिलोसफी, इससे बहुत ही गहरा रिलेशन है एजुकेशन का। तो दर्शन शास्त्र यदि पढ़े होंगे तो वहाँ पर परा और अपरा शब्द आपके पास आया होगा। वैसे भी परा विद्या अपरा विद्या सुना सुनाया हुआ शब्द है। जानते हैं इसका अंग्रेजी क्या होता है? परा विद्या का अंग्रेजी होता है फिजिक्स और अपरा विद्या का अंग्रेजी होता है मेटाफिजिक्स। ठीक है, परा विद्या मीन्स भौतिक विद्या, ठीक है, और अपरा विद्या मीन्स आध्यात्मिक विद्या। ठीक है, तो ये परा विद्या का मतलब क्या है? भौतिक विद्या। आप अभी जो कुछ पढ़ते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इतिहास में, ये सब क्या है? भौतिक विद्या है। अपरा विद्या क्या है? वह विद्या जैसे कि हम परमेश्वर के बारे में कोई चिंतन करता है, उसको वह अपने दिव्य दृष्टि से देखना शुरू कर देता है, तो वह क्या है? आपको अपरा विद्या है ना, जो भौतिक से क्या है? परे है, बाहर है। और जानते हैं भारतीय दर्शन में परा विद्या का मतलब है आत्मज्ञान, यानी अपने को जान लेना, और अपरा विद्या का मतलब है ब्रह्म ज्ञान। ध्यान दीजिए, परा विद्या का मतलब है आत्मज्ञान और अपरा विद्या का मतलब है ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, तो ये परा विद्या और अपरा विद्या, यानी जो लौकिक विद्या है, सांसारिक विद्या है, वह परा विद्या है। जो लौकिक से परे है, पारलौकिक विद्या है, वही क्या है? आपको अपरा विद्या है। परा विद्या मीन्स भौतिक विद्या, अपरा विद्या मीन्स आध्यात्मिक विद्या। अंग्रेजी रूपांतरण भी याद रखिएगा, फिजिक्स और मेटा फिजिक्स। ठीक है, चलिए हम लोगों ने अभी तक 4 शब्द क्या किए? जान लिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे मैं लिखा हूं आगमन और निगमन। ठीक है, ये परिचित शब्द होगा आप लोगों के लिए। आगमन का अंग्रेजी इंडक्शन और निगमन का अंग्रेजी डिडक्शन। ठीक है, आगमन मीन्स उदाहरण से नियम तक, याद रखिएगा। आगमन मीन्स उदाहरण से नियम तक, और निगमन मीन्स नियम से उदाहरण तक। ठीक है, ये आगमन निगमन जो है ये एक विधि है ना। कौन सी विधि है? तो शिक्षण की विधि है। आगमन विधि और निगमन विधि शिक्षण की क्या है? विधि है। आगमन विधि में बच्चे के सामने हम ढेर सारा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उन उदाहरणों की सहायता से हम बच्चे को प्रेरित करते हैं कि वह नियम का क्या करे? खोज करे। जैसे आपको a + b का होल स्क्वायर पढ़ाना है तो उसके लिए पहले उस
पर आधारित ढेर सारा आप उदाहरण दे दीजिएगा और उनके बाद कहिएगा कि अब इनका नियम खोजो, तो वह सूत्र यदि खुद से तैयार करेगा तो वह आगमन विधि है। लेकिन सूत्र या नियम आपने पहले बता दिया और उसके बाद आपने एग्जाम्पल बताया तो वह निगमन विधि। आगमन मीन्स उदाहरण से नियम की तरफ और निगमन मीन्स नियम से उदाहरण की तरफ। और जानते हैं गणित और व्याकरण इन दोनों विषयों के शिक्षण में आगमन और निगमन विधि का बहुत अधिक महत्व है। दोनों विधि में गुण है, दोष है, किसका कब आप प्रयोग कीजिएगा वे समय और परिस्थिति पर डिपेंड करती है। वैसे इन विधियों के बारे में हम लोग आगे विस्तार में चर्चा करेंगे, अभी संक्षेप में इतना ही, ठीक है। चलिए, आगमन निगमन भी हम लोगों ने जान लिया। अब है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि, अंतःजोड़ दृष्टि, अंतःजोड़ दृष्टि यानी दो आंख तो सामने होती है लोगों के सामने, और एक आंख हमारी भीतर भी होती है जिससे हम अपने भीतर को देखते हैं, विचारों को देखते हैं। और वही विचारों के देखने का जो पावर है वही क्या है, अंतर्दृष्टि है। इनके लिए हम लोग अंग्रेजी में इनसाइट शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। अंतर्दृष्टि के बाद अन्वेषण शब्द पर। किस पर चलते हैं, अन्वेषण शब्द पर। एकदम जाना पहचाना है, डिस्कवरी, खोज करना, पता लगाना, ठीक है। यही क्या है, अन्वेषण है। कोई बहुत विशेष और परिचित शब्द नहीं है, तो हम लोग इसमें इतना ही जान करके आगे बढ़ जाएंगे। गर्मी आजकल और आज कुछ ज्यादा ही है। अब देखिए, वर्णन, व्याख्या, ठीक है, और उल्लेख। एक शब्द और मैं दे देता हूं यहां पर, विवेचना। आप लोग जब प्रश्न देखते होंगे, खास करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो उसमें कहीं पर दिया रहता होगा वर्णन करें, कहीं पर दिया रहता होगा विवेचना करें, कहीं पर दिया हुआ रहता है उल्लेख करें, कहीं पर दिया हुआ रहता है व्याख्या करें। आप लोग इसमें फंसते भी होंगे या यानी इसकी एक स्पष्ट समझ शायद नहीं होगी आप लोगों को, तो वो मैं बता रहा हूं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, वर्णन का अंग्रेजी तो आप लोग जानते हैं, डिस्क्राइब, ठीक है। यानी वर्णन में क्या होता है, आपको तो बिना लाग लपेट के जो भी तथ्य है उसको लिख दिया जाता है, उसमें कोई भूमिका बांधने का काम नहीं होता है। आपको कह दे कि आप अपने गांव के बाजार का वर्णन करें, तो आप लिखिएगा मेरे गांव में जो है साप्ताहिक बाजार लगती है, या फलाने स्थान पर लगती है, फलाने दिन में लगती है, इस बाजार में ये सामान मिलते हैं, ये लिखिएगा। लेकिन वहीं यदि कहीं पर आपको व्याख्या करने का रहा है, एक्सप्लेन करने का रहा है, तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा भूमिका बांधते हुए एकदम बढ़ा चढ़ा करके कहना, ठीक है, वो क्या है, आपको व्याख्या करना है, ठीक है। यदि आपके बाजार की गतिविधि को व्याख्या करने आपको पूछ दे, तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे इसको कि बाजार का मतलब है जहाँ पर कुछ दुकानें हुआ करती है न, बाजार विनिमय का जो है माध्यम हुआ करता है, कुछ और बढ़ा चढ़ा करके तब आप अपने गांव के बाजार का वर्णन कर रहे हैं न। तो ये हो गया आपको व्याख्या करना, ठीक है। व्याख्या में थोड़ा
आपको भूमिका बांधना पड़ता है, वर्णन में यथातथ आपको लिख देना पड़ता है। ठीक है, तो वर्णन हो गया, यथातथ लिखना, इसमें आपको भूमिका बांध कर लिखना, और कहीं यदि उल्लेख करना है तो उल्लेख में केवल हम पॉइंट को लिख देते हैं। ठीक है, यदि आपको कहे कि पर्यावरण के मनोविज्ञान की दृष्टि से पर्यावरण के पक्षों का उल्लेख करें, तो केवल आपको क्या करना है, पर्यावरण के 3 पक्ष होते हैं, भौतिक पक्ष, जैविक पक्ष और सामाजिक पक्ष, ये लिख करके उसका एग्जाम्पल दे देना है, तो ये उल्लेख हो गया। उसी का यदि वर्णन करने कहेगा तो यथातथ आपको लिखना पड़ेगा सबके बारे में ना, वाक्य के रूप में। यदि आपको व्याख्या करने कहेगा तो आपको फिर उसमें भूमिका बांध कर लिखना है। ठीक है, एक होता है विवेचना करें, डिस्कस। उल्लेख का मैं अंग्रेजी यहाँ नहीं लिखा हूँ क्योंकि अभी एग्जैक्ट हमें स्मरण में नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेंगे। डिस्कस, डिस्कस विवेचना का मतलब होता है कि उनका जो पक्ष है विपक्ष है ना, दोनों को अपने वर्णन में क्या करना, शामिल करना। ठीक है, उस पर कुछ अपनी भी राय देना, तो ये क्या है, आपको विवेचना है। तो इसका अब आप लोग वर्णन, व्याख्या, उल्लेख और विवेचना का अर्थ समझ गए होंगे, और निश्चित रूप से जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उस समय ये आपको बहुत काम आएगी। वैसे भी इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आयाम को, डायमेंशन। ठीक है, आयाम माने होता है आपको फैलाव या विस्तार। क्या है, आयाम है। यदि आपको कहे विकास के प्रमुख आयामों को लिखे, ठीक है, तो विकास का एक शारीरिक पक्ष होता है, एक सांवेगिक पक्ष होता है, एक सामाजिक पक्ष होता है, और एक संज्ञानात्मक पक्ष होता है। तो ये विकास के क्या हो जाएंगे, 4 आयाम हो जाएंगे। यानी आयाम का मतलब है कि वह जितने परिधि को घेर रहा है ना, वह उसका क्या हो गया, आयाम हो गया। गणित में आयाम का मतलब होता है आपको जैसे द्विविमीय आकृति या द्विआयामी आकृति, त्रिआयामी आकृति पढ़े होंगे आप लोग। तो गणित में आयाम का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो जाता है। ठीक है, और इधर जो है अदर जो भी शास्त्र है उसमें आयाम का मतलब विस्तार या फैलाव या उनके जितने भी पक्ष हैं वो उसका क्या हो जाता है, आपको आयाम हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट में बच रहा है आपको अभिप्रेरणा और संवेग। देखिए अभिप्रेरणा का अंग्रेजी जो है मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन शब्द से आप अच्छी तरह परिचित होंगे न, यानी वे विचार, ठीक है, जो आपको किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए सहारा दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। और यही मोटिवेशन या अभिप्रेरणा है जिसके कारण लोग जिंदा रहते हैं। ठीक है, और यही अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है जो व्यक्ति को सफल या असफल बनाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अभिप्रेरित रहना चाहिए। अब अंत में यहाँ पर संवेग है। ठीक है, संवेग का अंग्रेजी इमोशन होता है। देखिए आप लोग फिजिक्स में संवेग पढ़े होंगे। ठीक है, वहाँ संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। वैसे मनोविज्ञान के संवेग से भी आप परिचित होंगे क्योंकि आपने बीएड कोर्स में या तो आप नामांकित है या आपने पूरा कर लिया है। तो संवेग का अर्थ है भावनाएं। ठीक है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या, क्रोध है या प्रेम, घृणा आदि भावनाएं हैं, वही क्या है, आपको संवेग है। और कुल मिलाकर 14 तरह के संवेग होते हैं।
ठीक है। और बच्चों का जो सर्वांगीण विकास आपको करना है शिक्षक बनने के बाद, तो उसका सामवेगिक विकास भी करना है। हम सामवेगिक विकास पर बहुत ही एक रोचक चर्चा करेंगे आपके प्रारंभिक क्लास में ही, जब ये शब्दावली और परिभाषा की क्लास खत्म हो जाएगी। तो अभी इतना समझिए, संवेग का मतलब भावना, इमोशन, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, भय, ये सब संवेग है। कुल मिलाकर 14 क्या होते हैं, संवेग होते हैं। तो हम लोगों ने आज के क्लास में अवधान, अटेंशन, अनुबंधन, कॉन्ट्रैक्ट, परा फिजिक्स, अपरा, मेटाफिजिक्स, आगमन, इंडक्शन, निगमन, डिडक्शन, अंतर्दृष्टि, इनसाइट, अन्वेषण, डिस्कवरी, वर्णन, डिस्क्राइब, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, उल्लेख, आयाम, डायमेंशन, न विवेचना, डिस्कस, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, संवेग, इमोशन, इनके बारे में समझने का क्या क्या कार्य किया। तो फिर हम लोग कल नए शब्दों के साथ आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है उनको निश्चित रूप से पूरा करें, और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। और ये बीएड यदि आप लोग पैसे लगाकर कर रहे हैं, इनका सदुपयोग करना है, ठीक है। धन्यवाद।